दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी लेकर। इस मूवी में क्लाइमेक्स, थ्रिलर और सस्पेंस जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसमें एक ऐसा संदेश छिपा है जो आपको मूवी के लास्ट तक आपको बांध कर रखेगा। अब एक बात तो ये है कि इस मूवी की पूरी स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साथ ही इसके इमोशनल और मोटिवेशनल सीन्स आपको प्रो लेवल का सेटिस्फेक्शन भी देंगे। तो चलिए, मूवी थोड़ी लंबी होगी, इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है माय वे। कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जापान ने कोरिया के ऊपर 35 साल तक राज किया था, जो 1910 से लेकर 1935 तक चला। इस बीच जापान की आर्मी ने कोरियाई लोगों के साथ बहुत ही बदसलूकी की और साथ में उनको काफी यातनाएं भी दी। खैर, अब मूवी की शुरुआत में हमें 1925 का समय दिखाया जाता है, जब पूरे कोरिया में जापान की आर्मी कंट्रोल करती थी। यहाँ हम देखते हैं तकाशी नाम का एक छोटा जापानी बच्चा, जो अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार कोरिया आया है। दरअसल कोरिया में उसके दादाजी एक बड़े आर्मी ऑफिसर थे और उन्हीं से मिलने पूरी फैमिली यहाँ आई थी, और इसी वजह से तकाशी की फैमिली को एक रॉयल फैमिली माना जाता था। यहाँ हम देखते हैं एक कोरियाई आदमी को, जो तकाशी के दादाजी के लिए एक बहुत ही वफादार आदमी थे। दादाजी अपने बच्चों से उस आदमी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें उस आदमी का बच्चा किम भी होता है, जिसकी उम्र लगभग तकाशी जितनी होती है। किम एक बहुत ही जुनूनी बच्चा है, जो बड़े होकर मैराथन दौड़ में ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है। अब ये एक कोइंसिडेंस होता है कि तकाशी को भी दौड़ने का शौक होता है और वो भी ओलंपिक मेडल जीतना चाहता है। अब रॉयल फैमिली का हिस्सा होने की वजह से तकाशी को लगता है कि आखिर ये गरीब लड़का किम मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, इसलिए वो उसको दौड़ने के लिए चैलेंज करता है। किम भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच दौड़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, मूवी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मूवी पल भर में आपको कई सारे ट्विस्ट और टर्न से रोमांचित कर देगी। अब ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, जिसमें कभी तकाशी आगे होता है तो कभी किम। बचपन की इन यादों के साथ मूवी आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बड़े होते होते कई सारी मैराथन में हिस्सा लेते हैं, जिसमें कभी किम जीतता है तो कभी तकाशी। फर्क सिर्फ एक होता है कि तकाशी के पास बहुत सारी सहूलियत होती हैं, जबकि किम के पास सिर्फ अपना रोज का खाना, नॉर्मल शूज और ट्रेनिंग की मेहनत होती है। अब इसी बीच एक दिन तकाशी के दादाजी के घर बड़ी पार्टी चल रही थी, जिसमें किम और उसकी फैमिली भी थी। किम के पिता उसमें खाना सर्व कर रहे थे कि तभी कोई आदमी आकर उन्हें एक गिफ्ट दे गया और उसने कहा कि ये गिफ्ट सर के लिए है। किम के पिता ने वो गिफ्ट तकाशी के दादाजी को दिया और कहा कि सर, ये गिफ्ट किसी ने आपके लिए भेजा है। अब थोड़ी देर बाद जब तकाशी के दादाजी उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसमें रखा बॉम्ब फट जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर तकाशी को लगता है कि किम के पिता ने वो गिफ्ट दिया, इसलिए उन्होंने ही उसके दादाजी को मारा है। इस दिन के बाद से तकाशी के अंदर कोरियाई लोगों और खासकर किम के प्रति नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि किम अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण एक रिक्शा चलाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, पर इसके बावजूद उसके अंदर ओलंपिक में जाने का जज्बा आज भी था। दूसरी तरफ तकाशी अपने दादाजी की तरह सेना का एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था और साथ में वो खुद को एशिया का बेस्ट मैराथन रनर भी मानता था। अब एक दिन जब किम रिक्शा चला रहा था तो उसकी मुलाकात पूर्व कोरियाई रनर से होती है, जिसने कुछ साल पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वो आदमी किम के पैरों में बंधे भारी वजन को देखकर समझ जाता है कि किम एक मैराथन रनर है। अब इस आदमी को स्पोर्ट्स एसोसिएशन की एक मीटिंग में जाना था और वहाँ ये तय होना था कि अगले ओलंपिक में कोरिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा। पर वहाँ जाने के लिए ये ऑलरेडी लेट हो चुका था, इसलिए ये किम से कहता है कि अगर तुमने मुझे वहाँ सही वक्त से पहुँचा दिया तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। अब ये सुनते ही किम अपने रिक्शा को रास्तों पर तेजी से दौड़ा देता है और तूफानी रफ्तार से भागते हुए उस आदमी को मीटिंग में समय पर पहुंचा देता है। अब किम के इस तरह भागने से वो आदमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि अगर ये मुझे खींचकर यहाँ तक इतना तेज भाग सकता है तो फिर ये बिना वजन के कितनी देर और तेज भाग सकता होगा। इसी सोच के साथ वो आदमी मीटिंग में सभी के सामने कोरियाई रनर के तौर पर किम की सिफारिश करता है। वहाँ खड़ा तकाशी ये सब देखकर कहता है कि सारे एथलीट दिन रात मेहनत करके यहाँ पहुँचते हैं, आखिर एक रिक्शा वाला हम लोगों की बराबरी कैसे कर सकता है। किम समझ जाता है कि तकाशी उससे दुश्मनी के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए वो एसोसिएशन से कहता है कि अगर आप लोग मुझे मौका दें तो मैं यहाँ शामिल हर रनर को हराकर आपको साबित कर सकता हूँ कि मैं ओलंपिक में जाने के योग्य हूँ या नहीं।
फाइनली एसोसिएशन ये डिसीजन लेती है कि आने वाले हफ्ते में सभी रनर्स के बीच एक कंपटीशन होगा और जो भी उसे जीतेगा उसे ओलंपिक में जाने का मौका मिलेगा। अब ये सुनकर किम का दोस्त मगुरो बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त है और उसने किम को बचपन से इसी सपने के लिए जीते हुए देखा था। किम की ये खबर उसके पड़ोसियों को भी खुश कर देती है क्योंकि जापान के हमलों के बाद कोई कोरियाई आदमी पहली बार ओलंपिक में जाने के लिए चुना गया था। उन सभी को पूरा भरोसा था कि किम की मेहनत रंग लाएगी और वो ही इस रेस को जीतकर ओलंपिक में जाएगा और वहाँ भी जीतेगा। अब आखिरकार रेस का दिन आ जाता है और तकाशी सोचता है कि वो सभी के साथ साथ किम को भी आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रोज रिक्शा चलाने और शाम को प्रैक्टिस करने की वजह से किम को हराना बहुत मुश्किल था। अब रेस शुरू हो जाती है और फिर दोनों सभी को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे को टक्कर देते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में किम बहुत ही छोटे मार्जिन से तकाशी से जीत जाता है। ये देखकर सभी कोरियाई लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं कि इस वक्त उनके देश में जापान का राज चल रहा है। अब चूंकि स्पोर्ट्स एसोसिएशन में भी जापानियों का बोलबाला होता है, इसलिए वो चीटिंग से तकाशी को विजेता घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि किम ने बेईमानी से इस रेस को जीता है। किम ये देखकर हैरान हो जाता है और बहुत दुखी होता है, लेकिन किम की इस नाजायज हार के बारे में सुनकर वहाँ खड़े लोग आक्रोशित हो जाते हैं और सरकार को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अब देखते ही देखते जापानी सरकार और जनता के बीच दंगा हो जाता है, जिसके बाद जापानी सेना मार पीट कर जनता को कंट्रोल करती है। दूसरे दिन किम और उन सभी लोगों को दंगा भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। अब यहाँ बैठे जापानी जज उनको सजा सुनाते हैं कि उनको आने वाले 5 सालों तक जापान के इंपीरियल आर्मी के लिए काम करना होगा। अब सुनने में तो ये सजा इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन ये सजा असल में मौत की गारंटी होती थी, क्योंकि जो भी कोरियाई आदमी जापान की इस सेना में भर्ती होता था तो जापान के कमांडर जंग के वक्त इन्हीं को बलि का बकरा बनाकर दुश्मन सेना के सामने भेज देते थे। अब किम को जब ये सजा होती है तो उसके पिता बहुत दुखी होते हैं और किम के जाते ही सभी कोरियाई लोगों का उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है। अब समय आता है सन 1938 का, जब जापान का रूस के साथ युद्ध चल रहा था। अब इसी लड़ाई में पहली बार किम और उसके साथियों को जापान का साथ देने के लिए वहाँ भेजा जाता है। तबाही का ये मंजर देखकर किम के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। खैर, अब अगली जंग के लिए जब किम और उसके साथी अपने साथ चल रहे जापानी सैनिकों का साथ दे रहे थे, तभी दूर से कोई स्नाइपर सभी जापानी आर्मी के लोगों को एक एक करके निशाना बना रहा था। अब किम ये नोटिस कर लेता है कि वो स्नाइपर सिर्फ जापानी सैनिकों को ही मार रहा था और उसे और उसके साथियों को शूट नहीं कर रहा था। इसलिए बचते बचाते किम वहां पहुंच जाता है और उस स्नाइपर को अचानक हमला करके पकड़ लेता है। लेकिन वो सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज लेडी स्नाइपर है जो सिर्फ जापानी आर्मी को शूट कर रही थी। उस स्नाइपर लेडी का नाम होता है शिराई, जिसे ये लोग बंदी बनाकर कैंप में ले आते हैं। जापानी आर्मी के द्वारा टॉर्चर करने के बाद शिराई उनको बताती है कि जब जापान और चीन में युद्ध हुआ था तो जापानी आर्मी ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, पर मैं वहाँ से बच निकली। लेकिन इसके बाद एक जापानी अधिकारी ने उसको पकड़ लिया और 1 साल तक अपनी वाइफ बनाकर रखा। फिर एक दिन वो वहाँ से बचकर भाग निकली और अब एक एक करके जापानी सैनिकों को खत्म कर रही है। अब रात होती है और हम देखते हैं कि किम रोज की तरह आज भी अपनी मैराथन प्रैक्टिस में लगा होता है, जिससे ये साबित होता है कि उसे आज भी अपने ओलंपिक में जाने की आस है। इसके अगले दिन सभी को खबर मिलती है कि इस आर्मी कैंप में एक नया कर्नल आने वाला है और जब वो कर्नल आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तकाशी होता है। तकाशी को देखकर सभी कोरियाई सैनिकों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि तकाशी को कोरियाई लोगों से बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। अब पहले ही दिन कैंप में जब तकाशी किम को देखता है तो किम उसकी आंखों से समझ जाता है कि आने वाले दिन उसके लिए कुछ खास नहीं होने वाले, क्योंकि तकाशी उसको यहाँ परेशान करेगा ही करेगा। अब उसी रात तकाशी अपने लोगों को कैंप में बुलाता है और कहता है कि आने वाले युद्ध में हम सभी लोग रूस से लड़ने के लिए 50 सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करेंगे। अब यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि तकाशी इन बॉम्बर्स में सिर्फ कोरियाई लोगों को ही शामिल करेगा, क्योंकि वो युद्ध में जापानी सेना को पीछे ही रखेगा और मोहरों की तरह कोरियंस को ही यूज करेगा। अब एक रात तकाशी देखता है कि कोई आदमी इस वक्त दौड़ रहा है। देखने पर पता चलता है कि ये तो किम है। अब किम को देखकर उसे अपनी हार याद आ जाती है, इसलिए वो गुस्से में फौरन हुक्म देता है कि जितने भी कोरियन लोग कैंप में हैं, वो सिर्फ जापानी सामान का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उनका घरेलू सामान फेंक दिया जाए। अब जापानी सैनिक एक एक करके कैंप में जाते हैं और सभी का सामान फेंकने और जलाने लगते हैं। इसी बीच किम के प्रैक्टिस वाले जूते भी उनके हाथ लग जाते हैं
और किम के मना करने पर भी वो लोग उनको जबरदस्ती जला देते हैं। दरअसल ये हुक्म तकाशी ने इसलिए दिया था ताकि किम अपने जूते ना पहन पाए और प्रैक्टिस ना कर पाए। खैर, अब कुछ दिन बीत जाते हैं और तकाशी किसी न किसी तरह किम और उसके लोगों को नई नई सजा देकर परेशान करता रहता है। अगले दिन उन बॉम्बर्स का नाम अनाउंस होता है जो रूस के खिलाफ खुद को खत्म करने के लिए तैयार किए जाने वाले थे, जिनमें से एक नाम किम का भी होता है। किम ये सुनकर एक बॉम्बर बनने से मना कर देता है। इसके बाद उसको मारा पीटा जाता है और फिर उसी कैद खाने में डाल दिया जाता है जहाँ पर शिराई बंद थी। शिराई उसको देखकर कहती है कि अगर तुमने उस दिन मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं अभी तक कई जापानी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी होती। किम उससे पहले तो माफी मांगता है और फिर कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले से पता होती तो मैं तुमको पकड़कर कभी भी यहाँ नहीं लाता। अब अगले दिन जापानियों ने किम और शिराई को मारने का प्लान बना रखा था, इसलिए उस रात मगुरो अपने कुछ लोगों के साथ उन दोनों को बाहर निकालने के बाद वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और पूरी रात सिर्फ भागते ही रहते हैं ताकि जापानी इनका पीछा ना कर पाएं। अब सुबह ये एक नदी के पास पहुँचते हैं जहाँ किम की नजर सामने से आ रही रशियन आर्मी पर पड़ती है। किम पहले तो सभी को एक बोट में बिठाता है और फिर उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। शिराई पूछती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे, तो किम कहता है कि मेरे दादाजी ने हमेशा जो किया मैं आज उसको भूल नहीं सकता। इतना कहकर वो वापस आर्मी कैंप की तरफ भागने लगता है ताकि तकाशी को बता सके कि रशियन हमला करने आ रहे हैं। उसे याद था कि उसके दादाजी कहते थे कि लड़ाई चाहे किसी के साथ भी हो, लेकिन अपने लोगों को कभी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और किम जानता था कि कैंप में उसके जैसे कई कोरियंस मौजूद हैं जो रूस और जापान की लड़ाई में बेवजह मारे जाएंगे, इसलिए वो समय से पहले पहुंचकर तकाशी को आगाह करना चाहता था। लेकिन उसके पहुंचने से पहले रूस की आर्मी जापानी कैंप के ऊपर हमला कर देती है और तकाशी को हार का सामना करना पड़ता है। जंग खत्म होने के बाद रूस की आर्मी उन लोगों को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जब बाकी सैनिकों के साथ किम और तकाशी भी रूस की किसी जेल में बंद थे। हालांकि यहाँ भी किम के लिए हालात ठीक नहीं थे, लेकिन रशियन आर्मी के लोग कोरियाई के मुकाबले जापानी सैनिकों को ज्यादा तंग किया करते थे। यहाँ किम की मुलाकात अपने पुराने दोस्त मगुरो से होती है, जो किम को बताता है कि वो अब रशियन आर्मी के लिए काम करता है। वो कहता है कि जब हम बोट में भागे तो हमें रशियन आर्मी ने पकड़ लिया, पर बाद में मुझे अपनी आर्मी में इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि मैं कोरियन और जापानी दोनों भाषाओं को जानता था और उनकी मदद कर सकता था। और उस दिन से मैं यही हूँ और अब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं जो कहूँगा इस जेल में हर आदमी को मानना पड़ेगा। बातों ही बातों में मगरो कहता है कि मैंने अब अपने घर जाने की उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए तुम भी वापस जाने के साथ साथ ओलंपिक में जाने का सपना छोड़ दो। अब एक दिन तकाशी फ्रस्ट्रेट होकर सभी के बीच में आता है और कहता है कि मत भूलो कि हम आज भी जापान की ग्रेट इंपीरियल आर्मी के लोग हैं और आज भी मैं तुम्हारा कर्नल हूँ, इसलिए अपने उसूलों को मत भूलो और सही समय आने तक का इंतजार करो। यहाँ किम पहली बार तकाशी का आमना सामना करता है और कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, हम यहाँ रूस में हैं और दुश्मन के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर तुम अच्छे कर्नल होते तो आज हम इस हालत में नहीं फंसे होते और सभी लोग अपने देश में होते। लेकिन फिर भी अगर तुम अपने ऑर्डर्स चलाना चाहते हो तो जापानी आदमियों पर चलाओ, क्योंकि कोई भी कोरियन आदमी अब यहाँ तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर अब तकाशी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। अब इस बात का पता जब रशियन कमांडर को चलता है तो वो उन दोनों के सामने एक चाकू फेंक कर कहता है कि जब तक तुम दोनों जिंदा हो तब तक ये झगड़ा यूं ही चलता रहेगा, इसलिए आपस में तब तक लड़ो जब तक तुम दोनों में से कोई एक खत्म ना हो जाए। अब ये सुनकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आखिर में किम तकाशी पर काबू पा लेता है। फिर वो उसको जान से मारने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन उसके पिता के उसूल उसे ऐसा करने नहीं देते। इसी वजह से अब इसकी सजा दोनों को भुगतनी पड़ती है और दोनों को पूरी रात बर्फीली हवा में लटका कर रखा जाता है ताकि वो अपने आप ही मर जाएं। लेकिन सुबह होने तक उन दोनों में से कोई भी नहीं मरता, इसलिए उन्हें वापस कैंप में बुला लिया जाता है। अब यहाँ रशियन सैनिक जापानी और कोरियंस दोनों से काम तो बहुत लेते थे, लेकिन उनको पेट भर खाने के लिए भी नहीं देते थे। इसी बीच एक दिन एक कोरियाई सैनिक कुछ खाना चोरी करके अपने पास रख लेता है, जिसको पकड़ने के लिए रूसी सैनिक मगुरो की मदद लेते हैं और उस कोरियन आदमी के पकड़े जाने के बाद उसको जान से मार दिया जाता है ताकि आगे से कोई भी ऐसा ना करे। अब मगुरो की इस हरकत को देखकर किम बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि तुम भी इन लोगों की तरह जानवर बनते जा रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था और तुम खुद कोरियन होकर आज एक कोरियन को ही मरवा रहे हो। आखिर इंसानियत कहाँ चली गई तुम्हारी। ये सुनकर मगुरो उससे कहता है कि अगर मैंने इंसानियत दिखाई होती तो मैं आज जिंदा ही नहीं रहता।
याद नहीं, मैंने ही तुम्हें तकाशी की जेल से भगाया था और आज तुम मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। चुप रहो, वरना अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। किम को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन फिलहाल अफसोस करने के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता। अगली रात तकाशी देखता है कि दिन भर काम करने के बाद उसकी बॉडी में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, जबकि किम इस वक्त भी अपनी दौड़ने वाली डेली प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर दिन भर इतना काम करने के बाद वो इतना दौड़ कैसे सकता है। मैंने तो अपने मन से ओलंपिक तो दूर, दौड़ने का ख्याल भी निकाल दिया, पर ये अभी भी पागलों की तरह प्रैक्टिस में लगा है। खैर, अब कुछ दिनों बाद काम करने को लेकर तकाशी और किम का झगड़ा रशियन आर्मी के कुछ सैनिकों से हो जाता है। बाद में कमांडर के कहने पर सभी को पकड़कर एक जगह बांध दिया जाता है और उन्हें अब कमांडर जान से मारने का हुक्म देता है। मगुरो किम को देखकर अफसोस करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किम इस तरह मारा जाए। अब किम और तकाशी को गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी हाई कमांड से एक ऑर्डर आता है कि जर्मनी सेना ने रूस के ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए कोई भी जापानी या कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं। अब मगुरो पहले कमांडर से किम के लिए सिफारिश करता है कि वो उसको लड़ने के लिए ले चले, वो बहुत अच्छा योद्धा है। और तभी किम मगुरो को इशारा करता है कि वो तकाशी को भी छुड़वा ले, जिसके बाद तकाशी भी छूट जाता है। अब किम और तकाशी दोनों रूसी सेना की ड्रेस पहनते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अब जैसा कि इतिहास में दर्ज है, रूस और जर्मनी की इस लड़ाई में रूस को एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तकाशी पहली बार ना चाहते हुए किसी दूसरे देश के लिए लड़ रहा था। आज वो ठीक वैसा ही फील कर रहा था जैसा किम ने फील किया था। तकाशी को आज एहसास होता है कि किम जब भी उसके सामने था तो वो क्या फील करता होगा। इस तरह तकाशी हर गुजरते पल के साथ अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था। अब इस जंग में मगुरो की मौत हो जाती है, पर ये दोनों बच जाते हैं। दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और जर्मनी सीमा के अंदर जाने लगते हैं। ऐसा करने के पीछे तकाशी का डिसीजन था, क्योंकि उसने किम को समझाया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी और जर्मनी की सेना एक साथ लड़ी थी, इसलिए वो जर्मनी सेना से जाकर मिल सकते हैं। किम तकाशी की इस बात से राजी था, इसलिए दोनों एक साथ उस तरफ जा रहे थे। अब रात हो जाती है और दोनों एक जगह ठिकाना बनाकर वहाँ रुकते हैं। तकाशी बातों ही बातों में किम से पूछता है कि उस दिन जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं शायद तुम्हें मार देता। किम कहता है कि यही तो फर्क है हम दोनों में। मैंने तुम्हें हमेशा खुद का कॉम्पिटिटर माना है, जबकि तुम मुझे अपना दुश्मन समझते आए हो। लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम्हें मारने का कोई भी रीजन नहीं है। ये चीज मुझे मेरे बाबा और दादाजी ने सिखाई थी और मुझे पता है कि तुम्हारे दादाजी भी यही सोचते थे, लेकिन अफसोस तुम ऐसे नहीं हो। तकाशी इस बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब अगले दिन ठंड ज्यादा होने की वजह से तकाशी चल नहीं पाता, इसलिए किम उसको कंधे पर लेकर जर्मनी कैंप के अंदर ले जाता है। वहां जाकर वो जर्मन सैनिकों से मदद मांगता है, लेकिन वो सैनिक उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जबकि तकाशी अंदर कैंप में ही पड़ा रह जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि तकाशी अभी जिंदा है और वो जर्मन सेना की तरफ से फ्रांस में युद्ध के लिए जा रहा है। वहां पहुंचकर वो अपनी टोली में शामिल हो जाता है। 3 साल से वो हर टोली में किम का इंतजार करता था। उसे पता था कि किम ऐसे नहीं मर सकता और वो जरूर कहीं ना कहीं होगा। खैर, अब कुछ दिनों बाद तकाशी की ड्यूटी एक दूसरे आर्मी कैंप में लगाई जाती है, जहां सुबह उठकर वो देखता है कि एक आदमी काफी देर से समंदर के किनारे दौड़े जा रहा है। कदमों के पैटर्न को समझते हुए वो आगे बढ़ता है तो समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि किम ही होगा। पास जाकर वो देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सच में किम ही है। किम भी उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे 3 सालों से ये मलाल था कि वो उस दिन तकाशी की मदद नहीं कर पाया। अब आर्मी कैंप में एक साथ काम करने और एक साथ प्रैक्टिस करने की वजह से दोनों की दोस्ती हो जाती है। तकाशी पहले जितना उससे नफरत करता था, आज उतना ही ज्यादा वक्त वो उसके साथ बिताता है। वो एक दिन किम से पूछता है कि क्या तुम आज भी ओलंपिक में जाने के बारे में सोचते हो? किम कहता है कि मैं सिर्फ सोचता नहीं हूँ बल्कि एक दिन जीतूंगा भी। ये सुनकर तकाशी मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ दोस्त, तुम जरूर जीतोगे। फिर एक दिन सभी सोल्जर्स को बताया जाता है कि कल उन्हें अमेरिकन आर्मी से लड़ने के लिए बैटलफील्ड पर उतरना है। अब तकाशी यहाँ एक पुराने सोल्जर से मिलकर उसे बताता है कि उसका यहाँ से अपने देश जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर वो इस जंग में मर गया तो उसका परिवार भी भूखा मारा जाएगा। इस तरह वो सैनिक तकाशी की मदद करता है और उसे बताता है कि फूड सप्लाई के ट्रक में बैठकर तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो।
शाम को अब तकाशी किम के पास जाता है और कहता है कि दोस्त, अब हम दोनों के घर जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो उसको वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताता है। अब देर रात वो सभी के सोने के बाद चुपचाप उठकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऊपर जाते ही वो देखते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने रात को बमबारी करना शुरू कर दिया है, जिससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आखिर वही हो रहा था जिस बात का उन्हें डर था। पहले वो दोनों वहाँ छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक बम के बारूद से किम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसलिए तकाशी वहाँ से उसे लेकर जाने का फैसला लेता है। किम कहता है कि तुम निकल जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो तकाशी कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो ओलंपिक कौन जीतेगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर तकाशी उसको पकड़ता है और वो दोनों साथ में समंदर किनारे की तरफ चल देते हैं, ताकि उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जा सकें। अब यहाँ ये सीन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं सीधे 4 साल बाद का समय। यहाँ हमें 1948 का लंदन ओलंपिक दिखाया जाता है, जो कि 2 बार वर्ल्ड वॉर की वजह से रद्द होकर फाइनली अब होने जा रहे थे। ओलंपिक में आज सभी मैराथन रनर्स हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसमें से एक नाम था किम। अब धीरे धीरे कैमरा जब किम के चेहरे पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि किम की टी शर्ट पहने ये कोई और नहीं बल्कि तकाशी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस 4 साल पहले वाली उस घटना पर, जब ये दोनों उस युद्ध के मैदान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब बाहर निकलते हुए एलिट फोर्सेस ने गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली किम को लग गई। मरने से पहले उसने अपना किम नाम का बैच तकाशी को सौंपा और कहा कि जब अमेरिकन सैनिक यहाँ आए तो तुम अपना नाम किम बताना, वरना वो तुम्हें जापानी समझकर मार देंगे। उनसे कहना कि जापानी सैनिकों के दबाव में वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस उसी दौड़ पर, और आज तकाशी किम नाम से ही उस मैराथन में हिस्सा ले रहा है, ताकि अपने दोस्त की उस इच्छा को पूरा कर सके जिसे वो अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चला गया। दौड़ते हुए वो उसी का नाम बोले जा रहा है। वो कह रहा है, दोस्त मुझे अपने पैरों की शक्ति दो ताकि आज मैं तुम्हें जिता सकूं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उस बचपन वाली दौड़ पर, जब किम और तकाशी एक साथ पहली बार दौड़ रहे थे। और यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। दोस्तों, मुझे इस मूवी ने सच में रुला दिया, पर आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।